नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ठीक 6:30 बजे शाम को, ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास किसी भी किस्म का सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, यानी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस आपको चाहिए, तो आइए योर मनी में। कैसे आ सकते हैं, तरीका कीजिए नोट, कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwat.com। फेसबुक ट्विटर पर आप जाएंगे तो अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं इस शो के नीचे। आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं और वहीं कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवालों को लेंगे उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर बातचीत करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए आपको जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, प्लस आपको एडवाइस तो बहुत सारी मिलती होंगी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन किन एडवाइस को नज़रअंदाज करना है, किन एडवाइजेस को करना है फॉलो, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो विरल, पहले तो बताइए क्या किन बातों का ध्यान रखें जब पोर्टफोलियो बनाएं या जब इन्वेस्ट करें। कौन सी ऐसी एडवाइजेज हैं जिनको नज़रअंदाज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, घर में डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, ऑफिशियली डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के एडवाइजेज आम तौर पर लोगों को मिलती हैं। क्या सजेशन आपका रहेगा? पहले तो शुक्रिया दीपाली, आपने योर मनी शो में बुलाया। अगर देखें दीपाली, तो आज के दिन में ये सोशल मीडिया के ज़माने में एडवाइस तो मिलती ही रहती है, और यानी ऐसा कह सकते हैं कि ना मांगो फिर भी एडवाइस मिलती है। तो और जैसे आपने कहा कि दोस्त हमारे जो होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवाइस तो हमें देते ही हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं दीपाली, या कोई भी निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए वो तो सारे लोग बताते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत कम लोग बताते हैं। और आज के शो में मुझे यही पॉइंट आउट करना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कहा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे बातें उठती रहती है, बहुत सारे लोग अपने वीडियोस बनाते हैं और एडवाइस देते रहते हैं, बट कितनी एडवाइस सही है और क्या सही नहीं है वो आज जानना चाहिए हमको। और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हैं डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहली बात जो है कि बहुत बार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी कभी कभी आते रहता है, कभी कभी यूट्यूब चैनल्स में कुछ वीडियोस भी बनते हैं, कहीं इंस्टाग्राम में भी कहाँ पे किसी ने पोस्ट किया होता है कि आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करिए, ये प्रोडक्ट में करिए, वो प्रोडक्ट में करिए, रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आई है। अभी देखिए, अगर ऐसा कहे दीपाली कि रिस्क फ्री जैसा कोई एक परफेक्ट वर्ल्ड में ही हो सकता है, हमारे जो जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वहाँ पे रिस्क फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली जैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं या कोई ऐसे डेट फंड्स में करते हैं, तभी रिस्क बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, ये कहना काफ़ी गलत होगा। तो जो रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज़ आती है इन्वेस्टमेंट्स में, उससे हमको डेफिनेटली अवॉइड रहना चाहिए। दूसरा एक आता है कि बहुत बार कहीं ना कहीं ऐसा मैंने भी सुना है और बहुत बार लोग एडवाइस करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड मेरे लिए गलत है, क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं बैठता है। ऐसा ज़रा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ सही में समझे, क्यों आपके लिए वो बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्रेडिट कार्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? बहुत जगह पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और अगर हम कुछ परचेस करते हैं, बड़ा परचेस करते हैं, तो हमको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। ऑलमोस्ट 30, 35, 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। तो अगर हम सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जब हम सिलेक्ट करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड को कि कौन सा लेना चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली हमको एक सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमम वे में करना चाहिए। और
उसके नेगेटिव पॉइंट्स को हमको ध्यान में रख लेना चाहिए पहले ही। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत नहीं है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, आपके क्रेडिट प्रोफाइल को मेंटेन करने में और वो बनाने में काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करता है। तो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, बट सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमेशा एक ऐसा कहा जाता है और बहुत बार लोग एडवाइस करते हैं कि डेट अच्छा नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, डेट यानी लोन लेना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, हम हमेशा ऐसी हम परिभाषा इस्तेमाल करते हैं कि गुड लोन और बैड लोन, राइट। डेफिनेटली बैड लोन जो होती है उससे हमको अवॉइड होना है, बट जो गुड लोन है, जैसे घर की बात करें, अगर मुझे घर खरीदना है और उसके लिए मैं लोन लेता हूं तो वो मेरे लिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि पहले तो मैं वो एक एप्रिशिएबल एसेट्स में उसको निवेश कर रहा हूं, इसके लिए वो गुड लोन अच्छा है। और दूसरा, कहीं ना कहीं वो मुझे टैक्स बचाने में भी मदद करता है। तो ये भी बात हमको ध्यान में रखनी है कि डेट होना हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में या हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में बुरा नहीं है, बट कौन सा डेट लेते हैं हम, कौन सा लोन लेते हैं हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें से मैंने एक पॉइंट तो कहा कि भाई जो गुड लोन है वो हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में अगर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज़ है रिटायरमेंट। अभी जब रिटायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि जब हम रिटायरमेंट के नज़दीक है तो हम सारी हमारा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डेट में शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी डेट में क्यों करना चाहिए? क्योंकि डेट सेफ होता है और मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं और आगे जाकर कोई इनकम नहीं है, तो मुझे सेफ होना है, कंजर्वेटिव रहना है। ये भी बहुत ही गलत अप्रोच है। जब हम रिटायरमेंट ले रहे हैं और मैं अगर रिटायरमेंट के बाद मान लो 20 साल 30 साल जीता हूं, राइट, तो क्या मुझे डेफिनेटली इक्विटी का कंपोनेंट मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए, राइट। तो पूरा कंजर्वेटिव होना, सारी इन्वेस्टमेंट्स को मुझे डेट में शिफ्ट कर देना बहुत ही गलत है। डेफिनेटली बहुत सारे परमिटेशन और कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। किसी दोस्त की सलाह ले ली, किसी फैमिली मेंबर ने कह दिया, हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि मेरे दोस्त की सिचुएशन, मेरे फैमिली मेंबर की फाइनेंस की सिचुएशन, पर्सनल फाइनेंस का जो उनका पूरा एक ढांचा जो है वो अलग हो सकता है हमारे से, राइट। तो हमको हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना है, हमारे फाइनेंस को ध्यान में रखना है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है, और फिर हमको एक्शन लेनी है मेरे रिटायरमेंट के वक्त कि मुझे डेट में रहना है या इक्विटी में रहना है या 50-50 करना है, या जो भी एलोकेशन मेरी जो सिचुएशन है उससे अनुरूप मुझे चलना है। फिर एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हमको पता है आज के दिन में काफ़ी फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, चाहे वो आधार से लिंक फ्रॉड हो, चाहे वो SMS लिंक फ्रॉड हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे कोई लिंक आना हो, चाहे तो वो कोई कॉल आना हो। देखिए, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, कोई भी अनजान चीज़ों से हमको दूर ही रहना है। जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आता है, कोई भी लोभ में, कोई भी ग्रिड में ना फंसकर हमको जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उससे बचकर रहना है, और उसको डेफिनेटली हमको अवॉइड ही करना है, कोई भी हालत में अवॉइड करना है। पहले उसके अंदर जाकर समझना है कि वो कितना सही है, कितना गलत है, और फिर ही उसके बारे में एक्शन लेनी है। और लास्ट में, बहुत ही सालों से ये बढ़ते दिख रहा है हमको, स्पेशली ऐसा अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो कोई एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं कि भाई आप ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर लो, या तो आपका कोई प्रीमियम ड्यू है, आप ये प्रीमियम को भर लो, आपकी कोई मैच्योरिटी आ रही है, वो मैच्योरिटी पाने के लिए आप इसमें पहले इन्वेस्ट कर लो, फिर ही आपको मैच्योरिटी आ सकती है। तो ये सब जो एडवाइसिस जो मिलती है, जो आती है, जो फेक होती है, राइट, उससे ध्यान में रखना है। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है चीज़, वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, मेरा ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, वो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर चेक कर फिर ही मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। जैसे इंश्योरेंस में हमेशा होता है कि हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं। क्या मेरे लिए वो सही है? क्या मेरे लिए एंडोमेंट प्लान, गारंटेड रिटर्न प्लान्स मेरे प्रोफाइल के लिए, मेरे फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए सही है? ये सब ध्यान में रखना है और फिर ही आगे कदम बढ़ाने हैं।
ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं अब कॉलर्स से। और पहले कॉलर जयंती हमारे साथ उड़ीसा से कनेक्टेड हैं। जयंती जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैम, मैंने जो 6 पोर्टफोलियो दिए थे आपको, सही है या गलत है? पूछ लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। इन्होंने जो भेजा है उसमें काफ़ी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट इनके पास। फंड की डिटेल्स अगर मैं शेयर करूं तो ICICI प्रू, मैसिव मल्टी, निपॉन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है, पराग का, कोटक मल्टी एसेट, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप। टोटल 10,000 की SIP है, 2.5 करोड़ का टारगेट 15 ईयर्स में। क्या सजेशन? देखिए, टोटल 6 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में दीपाली जी। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टी एसेट है। 2 मल्टी एसेट होने के बावजूद भी वो दोनों फंड्स ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, 0% ओवरलैप है। तो वो दोनों फंड दोनों अलग अलग टाइप के मल्टी एसेट फंड है, तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। 40,000 सैलरी है, 12,000 वो निवेश कर रहे हैं। 2.5 करोड़ 15 साल में हासिल नहीं कर पाएंगे। कम से कम वो 60,55,000, 60,61,00,000 के आसपास वो 12% अनुमान से वो जुटा पाएंगे। कम से कम 2.5 करोड़ के लिए 50,000 की SIP करनी पड़ेगी, तो ही ये अचीव कर पाएंगे। स्टेप अप या टॉप अप की सलाह यहाँ पे है, पर पोर्टफोलियो अच्छा है। ओके, चलिए पोर्टफोलियो सही है, बाकी टॉप अप कर कीजिए आप अपने पोर्टफोलियो को, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सवाल लेते हैं एक और। जुनैद ने हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है और 11,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है, 15 ईयर्स में 60 लाख का टारगेट है। JM फ्लेक्सी कैप के बारे में जानना चाहते हैं, ये फंड कैसा रहेगा अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखें तो एक्सिस ब्लू चिप 2,000 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ एक्सिस मिड कैप में, एक्सिस निफ्टी IT इंडेक्स में 2,000 पर मंथ, महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप में 2,000। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में इनका काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, टोटल 5 फंड है, उसमें से 5 फंड में से एक्सिस के 4 फंड है। कैटेगरी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है और AMC वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली वो ऐड कर सकते हैं जो JM का कह रहे हैं, ठीक है। 15 साल में वो 60 लाख हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। पोर्टफोलियो डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। कहाँ से निकलना है? एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप से निकलना है। क्या ऐड करना है? JM का फ्लेक्सी कैप ऐड करना है, निपॉन का स्मॉल कैप ऐड करना है और HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ऐड करना है। ओके, चलिए तो ये सलाह आपको दी गई है। एक और सवाल लेंगे। सानिध्य ने SMS के थ्रू भेजा है। 26 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं, निवेश को लेकर सलाह चाहिए। 14,000 की SIP इनको स्टार्ट करनी है 10 ईयर्स में। 1.5 करोड़ का टारगेट ही लेकर चल रहे हैं ताकि ये अपना जो घर है उसको खरीद सके। तो बेसिकली यंग इन्वेस्टर है लेकिन घर बनाने का सपना है, 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो 14,000 की SIP के साथ शुरुआत, क्या सजेशन? काफ़ी अच्छी बात है दीपाली के एक गोल को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं। 10 साल का टाइम है, 1.5 करोड़ अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से अगर वो निवेश करते हैं, कम से कम 14,000 की SIP भी करते हैं तो 33 लाख के आसपास वो जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। सो 1.5 करोड़ का तो टारगेट यहाँ पे नहीं बनता हो रहा है। 65,000 की अगर वो SIP करते हैं तो डेफिनेटली वो 1.5 करोड़ का टारगेट जो है वो कर पाएंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली लोन लेना ज़रूरी है। लोन के लिए सोच सकते हैं। जो 33 लाख बनेंगे वो डाउन पेमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो पहला पेमेंट वो बड़ा पेमेंट कर सकते हैं और बाकी का लोन के लिए जा सकते हैं। किस फंड में निवेश करना है? तो डेफिनेटली 3,000 पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में करिए, 3,000 निपॉन के मल्टी कैप में करिए, 3,000 इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड में करिए और 5,000 जो है वो टाटा के स्मॉल कैप में करिए। ओके, तो सानिध्य इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। सानिध्य, आपने सुना कि क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है अपने पोर्टफोलियो को लेकर? कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं बीच में सुन पाया, मैं पूरा कनेक्टेड नहीं रह पाया उस पर। मैं एक बार लाइव देख लूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपके चैनल पे वापस आऊंगा। हेलो। ओके, चलिए तो ये रही सलाह सानिध्य के लिए। सानिध्य, हालांकि मैं रिपीट कर देती हूँ जो आपके लिए सजेशन दिया गया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, टाटा स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं।
65,000 की SIP अगर आप करेंगे 10 सालों में तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, लेकिन आप 14,000 से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपनी SIP को बढ़ाइए। हर साल अगर स्टेप अप भी करेंगे तो भी आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच पाएंगे। चलिए, तो ये रही सलाह सानिध्य के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन को करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और आपके पोर्टफोलियोज को डिस्कस कर रहे हैं। इस शो में हम मदद कर रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। कुछ और क्वेरीज हैं हमारे पास, कई कॉलर्स कनेक्टेड हैं। अगले कॉलर से चर्चा करेंगे। दिलीप हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है मैम। मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है। मेरा SIP है 11,000 पर मंथ, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है 1,000, निपन स्मॉल कैप है 1,000, HDFC स्मॉल कैप है 1,000, क्वांट फ्लेक्सी कैप है 1,000, निपन इंडिया मल्टी कैप है 1,000, कोटैक मल्टी कैप है 1,000, निपन इंडिया ग्रोथ फंड है 1,000, निपन इंडिया पावर एंड इंफ्रा है 1,000, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर 1,000, ICICI प्रूडेंशियल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट 1,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1,000। मेरा जो है क्वेश्चन था कि व्हाट इज माय पोर्टफोलियो आफ्टर 22 चलिए, तो इन्होंने बोलिए, हाँ पूछिए। है 22 इयर्स, और 22 इयर्स के बाद मेरा जो है लगभग कितना हो जाएगा अमाउंट? ओके, तो 22 इयर्स का होराइजन है और इन्होंने अपने सारे फंड्स के नाम बताए। बस प्रॉब्लम एक है इनके पोर्टफोलियो में कि 11,000 के SIP के लिए 11 फंड्स ही इन्होंने रख लिए हैं, जो कि शायद ज़रूरत नहीं है इस अमाउंट के लिए। आमतौर पे हर रोज़ जो हमारे व्यूअर्स इस शो को देखते हैं, एक तो बेसिक एडवाइस है जो हमेशा दी जाती है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, 4-5 से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। फंड हाउसेस के साथ साथ कैटेगरीज दोनों में डाइवर्सिफिकेशन रखें। बट एनी विच वेज हेल्प करेंगे विरल बताइए इनके लिए क्या सजेशन। 1 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 22 ईयर्स का होराइजन। देखिए, सही कहा दीपाली आपने कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिख रहा है। 11 फंड्स, 6 से 7 फंड्स में ओवरऑल पोर्टफोलियो रखना चाहिए। उनके 3 स्मॉल कैप है, 2 मल्टी कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 मिड कैप और 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, सेक्टोरियल फंड्स हैं। तो और AMC वाइज भी 4 निपॉन के फंड, 2 कॉन्ट के, 2 ICICI के और 2 HDFC के। तो डेफिनेटली रिस्ट्रक्चर, पूरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन से फंड्स रखने चाहिए, राइट, कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप रखिए, एक जो कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। स्मॉल कैप में HDFC का स्मॉल कैप जो फंड है वो ऐड करिए। मल्टी कैप में निपॉन का एक मल्टी कैप फंड ऐड करिए। इंफ्रा फंड ICICI का, जो आपके 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, उसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर फंड है वो आप रख सकते हैं, राइट। फिर आप एक ऐड करिए लार्ज एंड मिड कैप इन्वेस्को का। फिर आप एक हाइब्रिड फंड ऐड करिए कैनरा रोबेको का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और एक मिड कैप ऐड करिए जो है HDFC का मिड कैप फंड, यानी जो आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। तो 6 से 7 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। आपका जो टारगेट है 22 साल में 12% अनुमान से विदाउट इन्फ्लेशन, अगर मैं देखूं तो कम से कम आप 1,45,00,000 बना पाएंगे 22 सालों में। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, समय लंबा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो 1,45,00,000 22 साल में बहुत ही कम लगेगा, छोटा लगेगा। तो इन्वेस्ट करते वक्त इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिलीप दी गई है। जैसे आपको बताया 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप 22 साल में इकट्ठा कर सकेंगे। फंड का सिलेक्शन आपका ठीक नहीं है, आपको पोर्टफोलियो को ठीक करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ जो यहाँ पर बातें आपको बताई विरल ने। मैक्सिमम 6 से 7 फंड आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 3 स्मॉल कैप, 2 मल्टी कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 2 इंफ्रा, ये आपके पास फिलहाल अवेलेबिलिटी है।
ऐसी फंड हाउसेस का भी रेपुटेशन आपने किया हुआ है, तो थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो की करने की जरूरत है। मैं रिपीट कर देती हूँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, साथ ही आईसीआईसी प्रू इंफ्रा, एचडीएफसी मिड कैप, इन फंड्स को आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही बाकी फंड से आपको निकलने की सलाह है, जिसमें निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, आईसीआईसी प्रू ट्रांस एंड लॉजिस्टिक्स है। इनसे आप निकलिए। थीमेटिक फंड्स को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली 2 फंड्स आप और ऐड कर सकते हैं, तो 5 पुराने फंड रखिए, 2 नए फंड रखिए, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा बुको इमर्जिंग इक्विटी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपनी पोर्टफोलियो रिलेटेड जो एडवाइस दी गई है वो आपने सभी पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ विजय मौजूद हैं दिल्ली से। विजय, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। इनफैक्ट माफ़ कीजिए, ईमेल के थ्रू इन्होंने हमें सवाल भेजा है। 70 ईयर्स इनकी एज है, टर्म प्लान को लेकर इनको जानकारी चाहिए। क्या अभी टर्म प्लान ले सकते हैं? क्या अभी टर्म प्लान में निवेश जारी रखूं या टर्म प्लान बंद कर दूं? अच्छा, तो मैं इनके क्वेश्चन से एज्यूम कर रही हूं कि इनके पास इन्होंने टर्म प्लान लिया होगा। कंसीडरिंग 70 ईयर्स इनकी एज है, तो जानना चाहते हैं कि टर्म प्लान में फर्दर जो इन्होंने पॉलिसी ली हुई है उसको कंटिन्यू करें या फिर यहाँ बंद कर दें। कोई बेनिफिट होगा अगर उस टर्म प्लान को होल्ड करते हैं तो बताइए। हालांकि विरल, इनसे बातचीत हो पाती तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती इनके सवाल को लेकर, फिर भी क्या सजेशन आपका? देखने जाए तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि थोड़ा और जानकारी मिलती तो काफ़ी अच्छे से आंसर दे सकते हैं, बट इंश्योरेंस पे सवाल पूछना और ये बहुत ही क्रिटिकल है, लोग बहुत ही बार इग्नोर करते हैं। देखिए, पहले तो आपको अगर देखिए आपने लायबिलिटीज़ आपकी कोई नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी चाहिए, कोई डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर आपके कोई इनकम जो आ रही है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपको टर्म प्लान कंटिन्यू करना चाहिए। अभी 70 ईयर्स में जनरली अनुमान ऐसा देखा गया है कि डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू नहीं करना है, और अगर है तो टर्म प्लान कंटिन्यू करना है। अभी देखिए, पहले तो टर्म प्लान कितना लेना चाहिए और कब तक रखना चाहिए, ये भी एक सवाल आते हैं। तो डेफिनेटली टर्म प्लान जो है वो अनुमान 70-75 ईयर्स तक का ही लेना चाहिए। आपके अगर डिपेंडेंस कम हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, राइट, लायबिलिटी नहीं होती है, तो डेफिनेटली टर्म प्लान को सरेंडर कर देना चाहिए। और टर्म प्लान लेते वक्त एक बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा टर्म प्लान लीजिए कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अगर आपकी एज 60-65 हो जाती है, आपका टर्म प्लान जो है वो 70-75 ईयर्स का है और आपको निकलने का, सरेंडर करने का मौका मिलता है और जितना भी प्रीमियम आपने भरा है वो वापस अगर आपको मिलता है, क्योंकि अनुमान ऐसा देखा गया है कि आपको टर्म प्लान में आपने जो प्रीमियम भरे हैं और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो वो प्रीमियम आपके वापस नहीं मिलते हैं, राइट। तो ऐसा अगर कोई फीचर मिलता है, ऐसा टर्म प्लान अगर अवेलेबल है तो वैसा टर्म प्लान आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए। और अगर कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो डेफिनेटली आपको टर्म प्लान को बंद कर देना चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर के जो प्रीमियम्स है वो आप ना भरो। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके सवाल को लेकर दी गई है। उम्मीद करते हैं जो आप पूछना चाह रहे थे एग्जैक्टली वही एडवाइस आपको मिल पाई है। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स, यानी वो फंड चॉइसेस जिनके साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए विरल। देखिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, डाउन साइड पे जा रहा है, ऑलमोस्ट 10-11-12% का डाउनफॉल हो चुका है अब तक। HDFC फोकस 30 फंड, सिलेक्टेड स्टॉक्स, लार्ज कैप ओरिएंटेड भी हो सकता है पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली HDFC फोकस 30 फंड आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ से, तो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड। कॉन्ट्रियन व्यू भी ले सकते हैं आप, तो इसके लिए इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। और एक ELSS टैक्स सेविंग देखते हैं, और अगर फ्लेक्सी कैप फ्लेवर भी चाहिए तो कॉन्ट का ELSS फंड मैं सजेस्ट करूंगा। ओके, तो HDFC फोकस 30, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, क्वांट ELSS, ये टॉप 4 फंड चॉइसेस हैं विरल की तरफ से। इनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, बट ये कंप्लीट पैकेज है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन फंड्स को आप चुनें। चलिए, शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।